नमस्ते बच्चों, फिर से आपको हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके वर्कबुक मतलब अभ्यास पुस्तिका में दिए गए पाठ 3 गिल्लू का पुनर्मनन करेंगे। आपको बुधवार को कक्षा परीक्षा लिया जाता है, इसलिए हम आज उस पाठ को पुनर्मनन करेंगे। बच्चों, इससे पहले आप अपने अभ्यास पुस्तिका पाठ 3 खोलकर अपने सामने रखिए और हाथ में पेन रखिए। बच्चों, जो भी मैं पढ़ूंगी ध्यान से सुनो और उसे जो भी गलतियां रहे तो वर्कबुक में या अभ्यास पुस्तिका में उसे टिक कीजिए। बच्चों, और जो भी मैं पढ़ूंगी ध्यान से देखो और सुनो। बच्चों, पेज नंबर अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 12 खोलिए। बच्चों, मैं मानती हूँ आप लोगों ने खोला है और अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। देखो बच्चों, जब भी आप अभ्यास पुस्तिका लिखने शुरू करेंगे, पहले आपको दिनांक और दिन लगाना है या लिखना है, उसके बाद ही लिखना शुरू करना है। बच्चों, देखिए, लेखिका परिचय से पहले इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको पढ़ेंगे, याद रखिए। गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा नाम से परिचित हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ से स्नेह भाव, सबसे स्नेह से रहना और प्राणी पर दया रखना, इसके बारे में हमें सीख मिलती है। लेखिका एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखा चित्र करके प्राणी जगत की जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। बच्चों, इस पाठ में लेखिका एक छोटा सा जीव मतलब गिलहरी का बच्चे का रेखा चित्र मतलब किसी व्यक्ति या किसी घटना का वर्णन रेखाओं के साथ, रेखा के द्वारा वर्णन करने को या समझाने को कहते हैं रेखा चित्र मतलब ड्राइंग, इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। इस पाठ में भी ये पाठ का जो साहित्यिक विधा है रेखा चित्र, गिल्लू पाठ रेखा चित्र है, याद रखिए बच्चों। और इस पाठ में महादेव वर्मा जी एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे के बारे में और या प्राणी जगत की जीवन शैली मतलब प्राणियों की जीवन शैली के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, आगे बढ़ेंगे। लेखिका का परिचय मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनो, कोई मिस्टेक रहे तो आप उसे टिक कीजिए। नाम महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। जन्मस्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। जन्मस्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि 24 मार्च 1907 मतलब 24 मार्च 1907 मतलब 1907 में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी। प्रमुख रचनाएं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, अतीत के चलचित्र, पति के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया, स्मृति की रेखाएं आदि, ये सब इनके द्वारा रचित रचनाओं के नाम हैं। और यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। महादेवी वर्मा जी लिखित या रचित यामा कृति एक कृति का नाम है, रचना का नाम है। इस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को प्राप्त है। और निधन सितंबर सन 1887 मतलब सितंबर में इनका निधन हुआ, वो भी 1987 मतलब 1987 में इनका निधन हुआ। महादेवी वर्मा जी प्रयाग के विश्वविद्यालय से डैश में MA उपाधि प्राप्त कर डैश विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। मतलब बच्चों, ये विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में MA की उपाधि, पदवी या डिग्री प्राप्त करके प्रयाग के महिला विद्यापीठ में, विद्या संस्था में ये प्रधान अध्यापिका का पद को संभाला। पद मतलब पोस्ट को संभाले थे। बच्चों, आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ। अचानक, यकाएक, गमला, पौधे लगाने का या पौधे रखने का बर्तन, घाव, जख्म, हौले से, धीरे से, कांच, शीशा, चुन्नट, सिलवट, सोनजूही, एक खुशबूदार फूल, अवतीर्ण, उत्पन्न होना या प्रकट होना, मतलब किसी के सामने प्रकट होना, इसे कहते हैं अवतीर्ण। काकद्वय, दो कौवों को हम कहते हैं काकद्वय। मरहम, औषधि का लेप मतलब ऑइंटमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। जबेदार, गुच्चे जैसी, गुच्चे मतलब बंच जैसी, बंच इंग्लिश में बंच बोलते हैं। और गात, शरीर, गात का अर्थ है शरीर। बच्चों, अब पेज नंबर 13 मतलब 13 खोलिए। बच्चों, अब मैं पढ़ूंगी, ध्यान से देखो और सुनो। खीले, लोहे या काठ की खूंटी
सुराही पानी रखने का बर्तन, मतलब पानी रखते हैं ना ऐसे बर्तन, बर्तन मतलब मड पॉट भी बोलते हैं या वाटर पॉट भी बोलते हैं। बच्चों अब हम व्याकरण देखेंगे। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। मतलब कोष्टक में कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को दिए हैं और प्रश्न में पुल्लिंग शब्द है उसके सामने सही स्त्रीलिंग शब्द को लिखना है। जैसे लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया, काली जगह भरिए। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र में कुछ बहुवचन रूपों को या एक वचन रूप को दिए हैं और उससे हम मतलब एक वचन रहे तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन शब्द रहे तो एक वचन लिखना है। बच्चों देखेंगे पढ़ेंगे। उंगली उंगलियाँ, आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल फूल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, एक वचन में भी फूल है, बहुवचन में भी फूल है। जैसे घर घर, पेड़ पेड़, उसी तरह फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। बच्चों ये है पाठ में आए हुए अन्य वचन शब्द। और हम देखेंगे विलोम शब्द के बारे में। निकट दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दिए हैं। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। बच्चों यहाँ पर दिए गए शब्द के साथ अन जोड़ने से, अन शब्द जोड़ने से विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित। उसी तरह और एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। विश्वास, दिया गया शब्द है विश्वास, उसके साथ अ अव्यय जोड़ने से विलोम शब्द या उल्टा अर्थ या उल्टे शब्द बन जाएगा। जैसे विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ। बच्चों अब पेज नंबर 14 मतलब पेज नंबर 14 खोलिए बच्चों। अब मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनो। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं। दिए गए शब्द के साथ हीन अंत में, दिए गए शब्द में अंत शब्द के अंत में हीन लगाने से विलोमार्थक शब्द बन जाएगा। जैसे बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन। बच्चों उसी तरह देखेंगे और एक उदाहरण। ईमान बेईमान, ईमान का उल्टा शब्द है बेईमान। बच्चों दिए गए शब्द के साथ बे अव्यय जोड़ने से विलोम शब्द बन जाता है। जैसे ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन। ये है देखो। और दूसरा जो उदाहरण है, दिए गए शब्द के साथ निर शब्द, दिए गए शब्द के शुरुआत में निर शब्द जोड़ने से हमें विलोमार्थक शब्द मिल जाएगा। जैसे धन निर्धन, झन निर्जन, भल निर्भल, गुण निर्गुण। ऐसे बच्चों ये थे विलोम शब्द, पाठ में आए हुए विलोम शब्द। अब हम देखेंगे समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्दों को दिए हैं, उनमें से सही शब्द समानार्थक शब्दों को लिखना है। जैसे उपचार चिकित्सा इलाज, गाथ शरीर देह, आहार खाना भोजन, विस्मय आश्चर्य अचरज, हिम्मत धैर्य साहस, खोज तलाश ढूंढ। बच्चों ये थे समानार्थक शब्द। अब हम देखेंगे पांचवा, कारक का नाम लिखिए। बच्चों दिए गए वाक्य में से कारक चिन्हों को रेखांकित कर या उसे पहचान कर कारक का नाम लिखना है। बच्चों मैं पढ़ूंगी, देखिए। मुंह में एक बूंद पानी, में अधिकरण कारक, गिल्लू को पकड़कर, में को कर्म कारक, को यहाँ पर कारक चिन्ह है, कारक का नाम है कर्म कारक। जीवन का प्रथम वसंत, का संबंध कारक, खिड़की की, कुली जाली की संबंध कारक, मैंने खिले निकाल कर, मैंने ने कर्ता कारक, यहाँ पर चिन्ह है ने कर्ता कारक, झूले से उतरकर, से करण कारक, सुराही पर लेट जाता, पर अधिकरण कारक, कुछ पाने के लिए संप्रदान कारक की चिन्ह है। बच्चों इस तरह हम वाक्य में चिन्हों को पहचान कर कारक का नाम लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है। बच्चों अब पेज नंबर 15 में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी उत्तर को, ध्यान से आप सुनते जाना और कोई मिस्टेक रहे तो आप उसे टिक कीजिए। उत्तर है, पहला प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। बच्चों ये था पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखेंगे।
गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर है लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी, चौथा प्रश्न, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। पांचवा प्रश्न, गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुघात, लघुघात मतलब छोटा शरीर। उत्तर है गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। लिफाफे के भीतर बंद रहता था। लिफाफा मतलब एनवलप। और छठवां प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? खाद्य मतलब खाने का चीज़ या भोजन या आहार बोलते हैं बच्चों। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर है गिलहरी का प्रिय खाद्य, खाने के जो चीज़ या भोजन, काजू था। काजू मतलब कैशनट था। गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना, बच्चों इसे रेखांकित करना है, मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब मोटर दुर्घटना में घायल होकर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और आठवां प्रश्न, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गर्मी मतलब समर में कहाँ लेट जाता था? उत्तर है गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। और नौवां प्रश्न है, गिलहरियों की, मतलब बच्चों आठवां प्रश्न का जो उत्तर में सुराही मतलब पानी रखने का जो बर्तन है, मतलब वाटर पॉट, पानी रखने का जो बर्तन है, इसे कहते हैं सुराही। और नौवां प्रश्न, गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर है गिलहरियों की गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। इसका मतलब गिलहरियों की जीवन अवधि मतलब आयु, उनकी आयु केवल 2 वर्ष है बच्चों। अब पेज नंबर आप 16 खोलिए बच्चों। और 10वां प्रश्न है, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है बच्चों। यहाँ पर रेखांकित शब्द है सोनजूही लता। गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है, क्योंकि उस गिल्लू को या गिलहरी को सोनजूही जो फूल बहुत पसंद था, इसलिए लेखिका ने गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाए थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। मुख्य प्रश्न चौथा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है मतलब लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी, किस हालत में दिखाई पड़ी? उत्तर है बच्चों, मैं ध्यान से सुनो, मैं पढ़ूंगी। लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी दिखाई पड़ी। वह संभवतः का अर्थ है पॉसिबली घोंसले से गिर पड़ा था। और काकद्वय की चोंच के 2 घाव, चोंच मतलब भीख बच्चों अंग्रेजी में, इंग्लिश में, चोंचों की 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। इसलिए वह निश्चेष्ट मतलब बिना कोई हरकत के गमले से चिपका पड़ा था बच्चों। यह था पहला प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? जब लेखिका गिलहरी गमले और दीवार की संधि में पड़ी दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उसका प्राण कैसे बचाया? उत्तर देखेंगे। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः मतलब इसलिए, अतः यानी इसलिए उसे ऐसे ही रहने दिया जावे। लेखिका का मन ना माना तो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम मतलब औषधि का लेप, मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है और उत्तर भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। और प्रश्न 3,
लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। जब लेखिका लिखने बैठती थी तब गिल्लू के साथ खेलने वाले कोई नहीं थे, तो वो गिल्लू उसका ध्यान लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या उपाय ढूंढा था, देखेंगे। उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उनके बच्चों यहाँ पर उनके उसके नहीं है, वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। मतलब लेखिका जब लिखने बैठती थी तो गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। ऐसे ही उसका दौड़ने का क्रम चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उड़ती थी। और आप चौथा प्रश्न देखेंगे, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था। उत्तर, वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा गिल्लू में ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। बच्चों, लेखिका को चौंकाने के लिए, उनको शौक देने के लिए वो क्या करता था, वो कुछ उपाय सोचा और कभी कभी वो फूलदान मतलब फ्लावर वास के फूलों में मतलब फ्लावर्स में छिप जाता था, हाइड होता था। और कभी कभी पर्दे की चुन्नट में वो छिप जाता था और कभी कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप कर लेखिका को चौंकाता था। बच्चों, ये था 2-3 वाक्यों में उत्तर। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न, अब पेज नंबर 17 को लिए बच्चों। अब 5वां प्रश्न 2-3 वाक्यों का जो 5वां प्रश्न देखेंगे। गिल्लू ने लेखिका का बच्चों 5वां प्रश्न देखेंगे, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। उत्तर, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, लेकिन वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू को कम खाता रहा। बच्चों, इस उत्तर में जब लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर या आहत होकर अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तब गिल्लू घर में अकेला बहुत उदास रहता था लेखिका के बिना। और उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा के कोई दूसरे खोले तो वह सोचता था लेखिका आ गई, तो अपने झूले से तेजी से दौड़कर आता, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। और जो भी वहाँ आते थे सब उसे उसका प्रिय खाद्य काजू देकर जाते थे, लेकिन वह अपना प्रिय खाद्य भी लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत कम खाता रहा या खाता था। बच्चे आगे बढ़ेंगे। मुख्य प्रश्न 5वां, 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू लेखिका के घर में क्या क्या करता था और लेखिका ने उसको क्या क्या सिखाया, इसके बारे में देखेंगे। उत्तर, गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता था। वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था। तरीके मतलब उपाय अपनाता था। लेखिका की थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। खिड़की की जाली से लेखिका के बाहर जाने के बाद वह भी बाहर जाता। मतलब बच्चों, खिड़की की जाली से वो बाहर जाकर, मतलब लेखिका जब बाहर जाती थी गिल्लू भी खिड़की की जाली के द्वारा बाहर जाता और ठीक 4 बजे वापस आकर अपने झूलने लगता था। मतलब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलकर शाम को ठीक 4 बजे खिड़की के जाली के द्वार से अंदर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। उसका प्रिय खाद्य काजू ना मिलने पर दूसरी खाने के चीज़ों को झूले से नीचे फेंक देता था। जब उसका प्रिय खाद्य काजू नहीं मिले तो किसी दूसरे खाने का जो चीज़ दिया तो उसको अपने झूले से नीचे फेंक देता था, मतलब झूले से नीचे डाल देता था गिल्लू। और ये है पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। उत्तर, लेखिका ने गिलहरी को लिफाफे के भीतर कभी घंटों भर बिठाकर अनुशासन सिखाया।
उन्होंने गिल्लू को बाहर जाकर खेलने कूदने का मौका दिया और उसे स्वतंत्र बनना सिखाया। बड़ी कठिनाई से लेखिका उसे थाली के पास बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। सब गिलहरियों के साथ मिलजुल कर रहने को भी लेखिका ने गिल्लू को सिखाया। बच्चों मतलब लेखिका गिल्लू को क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पर मतलब विवरण रूप से यहाँ पर वर्णन दिया गया है। इसे आप पॉइंट वाइज आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। जब गिलहरियों की आयु मतलब केवल 2 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, केवल 2 वर्ष होती हैं या 2 साल से या 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तब उसकी हालत किस प्रकार हुई देखेंगे। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया, वो ना कुछ खाया और ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर, बच्चे पेज टर्न करो बच्चों, अब पेज नंबर 18 मतलब 18 खोलिए। उसे हीटर जलाकर उसे उष्णता मतलब गर्मी, उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात मतलब सुबह की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया। मतलब जब उसकी अंतिम जीवन की अंतिम यात्रा का दिन आ गया तो गिल्लू बहुत कमज़ोर पड़ गया। दिन भर ना कुछ खाया ना बाहर गया और उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जाके हीटर जला के उसे उष्णता देने की कोशिश की, मगर वो प्रभात मतलब सुबह की प्रथम किरण के साथ ही वो चिर निद्रा में सो गया मतलब वो मर गया। ये है उसकी अंतिम यात्रा का जो वर्णन। बच्चों अब देखेंगे प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। मतलब गिल्लू से महादेवी वर्मा जी कितना प्यार करते थे और उसके प्रति कितनी ममता था महादेवी वर्मा को, इसके बारे में लिखना है। उत्तर है, महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था, इसलिए उन्हें पशु पक्षी प्रेम भी कहा जाता है। बच्चों इसे अंडरलाइन करो, पशु पक्षी प्रेमी भी कहा जाता है। जब लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को अपने आंगन में तड़पते हुए देखा, तब उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उन्होंने कई घंटे उसकी उपचार किया और फूल रखने की हल्की डलिया मतलब बास्केट बच्चों या टोकरी भी कहते हैं, हल्की डलिया में रुई मतलब कॉटन बिछाकर खिड़की पर लटका दिया। लटकाना मतलब हैंग करना, लटका दिया। लेखिका उसे हमेशा उसका प्रिय खाद्य काजू बिस्कुट खिलाती थी। लेखिका को घर के अन्य पशु पक्षियों से ज़्यादा गिल्लू से लगाव मतलब अटैचमेंट, लगाव था। इसलिए गिल्लू के अंतिम यात्रा के समय जब उसके पंजे ठंडे हो रहे थे तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। मतलब लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। इस तरह गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता अपार है। ये है गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन। बच्चों ये भी आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 6वां, रिक्त स्थान भरिए। यह डैश भी विचित्र पक्षी है, काकभुशुंडी। उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, मोटर दुर्घटना। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया, वसंत। मेरे पास बहुत से डैश हैं, पशु पक्षी। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया, जीवन यात्रा। बच्चों ये थे खाली जगह भरने का जो उत्तर। और अनुरूप मुख्य प्रश्न 7वां, अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूपता देखेंगे। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म, 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था और 1987 में महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ। गुलाब पौधा है और सोनजूही लता। बच्चों यहाँ पर फूल भी हो सकता है, लता भी हो सकता है। गुलाब पौधा है तो सोनजूही लता भी होता है या फूल भी हो सकता है। और लता। हंस सफ़ेद
कौवा खाला। देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न 2 में उसका उत्तर में चाहे तो आप लता भी लिख सकते हैं, एक लता या खुशबूदार फूल भी हो सकता है। हंस सफ़ेद, कौवा खाला। बिल्ली म्यो म्यो, गिल्लू चिक चिक। कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। बच्चों अब पेज नंबर 19 मतलब 19 खोलिए बच्चों। देखिए मुख्य प्रश्न 8वां, दी गई शब्द पहेली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। बच्चों वीडियो क्लास में ऑलरेडी हमने इसके बारे में आपको बता दिया गया है, और इसलिए ये लेकिन ये परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी मैं इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूँगी बच्चों। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। ये परीक्षा के लिए प्रश्न 8 मतलब माइन नंबर 8 जो है, मुख्य प्रश्न 8 है, उसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक कक्षा परीक्षा के लिए नहीं आएगा बच्चों। अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 9वां मतलब माइन 9, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उत्तर है ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। प्रश्न 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठना सिखाया। उत्तर ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। प्रश्न 3, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। उत्तर गिल्लू ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು, ನೀರಿನ ಗಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। अब ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। और प्रश्न 4, दिन भर गिल्लू ना कुछ खाया ना बाहर गया। उत्तर ದಿನವೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। अथवा दिनविडी गिल्लू ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 20 खोलिए बच्चों। यहाँ पर क्रियाकलाप मतलब मुख्य प्रश्न 10 क्रियाकलाप दिए गए हैं, एक्टिविटी है। यहाँ पर कुछ प्रेरणार्थक शब्दों को दिए हैं, देखेंगे। चिपकना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है चिपकाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप चिपकवाना। उसी तरह बाकी शब्दों को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं को लिखना है। मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखो और सुनो बच्चों। कोई गलत रहे तो, कोई मिस्टेक रहे तो ठीक कीजिए। लिखना, लिखाना, लिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। देना, बच्चों हमने इधर नहीं दिए थे, इसलिए आप अभी लिख सकते हैं। देना, दिलाना, दिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। खोलना, खुलाना, खुलवाना। उसी तरह पीना, पिलाना, पिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। और सीखना, सिखाना, सिखवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। बांटना, बंटाना, बांटना, भंटाना, भंटवाना। मांझना, मंजाना, मंजवाना। झांचना, जछाना, जचवाना। बच्चों ये है प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों के लिए कुछ उदाहरण। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? 5 उदाहरण लिखिए। पहले हम व्यंजन संधि माने क्या है उसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। परिभाषा मतलब डेफिनेशन, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल मतलब जोड़ से उत्पन्न परिवर्तन मतलब चेंज, बदलाव को व्यंजन संधि। बच्चों यहाँ पर केवल व्यंजन है, उसके साथ संधि जोड़ना है, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जब हम संधि करते हैं तो व्यंजन अक्षर के साथ व्यंजन अक्षर मिलने से या व्यंजन अक्षर के साथ स्वर अक्षर मिलने से जो परिवर्तन होता है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है या अक्षर में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। बच्चों यहाँ पर पहला जो शब्द जगत और दूसरा शब्द है नाथ। पहले शब्द का अंतिम अक्षर है था मतलब व्यंजन अक्षर है, और उसके सामने का जो अक्षर है ना मतलब स्वराक्षर आ होता है, स्वराक्षर होता है। तो दोनों के स्थान पर ना अक्षर देखो बच्चों बदलाव मतलब परिवर्तन में ना अक्षर आया है, मतलब तवर्ग के उसी वर्ग के दूसरा जो अक्षर आया है।
तवर्ग के तीसरा अक्षर भी बोल सकते हैं। तवर्ग के ता के बदले में उसी वर्ग के तीसरा अक्षर परिवर्तन में हमें दिखाई देता है, इसे कहते हैं व्यंजन अक्षर। इसी तरह हम बाकी उदाहरण को देखेंगे। सदाचार, सत प्लस आचार सदाचार। यहाँ पर था के बदले में तवर्ग के दूसरा जो अक्षर तीसरा अक्षर आया है बच्चों, तवर्ग के तीसरा अक्षर आया है। उसी तरह वागीश, वाग प्लस ईश। देखो बच्चों यहाँ पर कवर्ग के पहला अक्षर के बदले में तीसरा अक्षर आया है, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। वांग्मयी, वाग प्लस मई वांग्मयी। यहाँ पर कवर्ग के पहले अक्षर के बदले में अंतिम अक्षर आया है, अंतिम अक्षर आया, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। षट प्लस दर्शन षड दर्शन। यहाँ पर टवर्ग के पहले अक्षर के बदले में यहाँ पर तीसरा अक्षर आया है, तीसरा व्यंजन अक्षर आया है, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब हम संधि विच्छेद करके लिखिए। यहाँ पर संधि कैसे, शब्दों को कैसे विच्छेद करते हैं या विग्रह करते हैं देखेंगे बच्चों। तल्लीन, इस शब्द को कैसे विग्रह करेंगे, अलग करके कैसे लिखेंगे या संधि कैसे बनाएंगे देखेंगे। तत् प्लस लीन तल्लीन। चिदानंद, चित प्लस आनंद चिदानंद। दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर। सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। सदगति, सत प्लस गति सदगति। बच्चों ये था संधि विच्छेद करने के तरीका। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ शब्दों को दिए हैं, उनमें से स्वर संधि के उदाहरण को, शब्दों को अलग करना है और व्यंजन संधि के उदाहरण को अलग करके लिखना है। पहले मैं स्वर संधि के उदाहरण को पढ़ूंगी। स्वर संधि में सदैव, गिरीश, नयन, महोत्सव इत्यादि, ये सारे शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं। उसी तरह व्यंजन संधि के उदाहरण हैं वागीश, जगन्नाथ, षडदर्शन, जगनमोहन, सदाचार। ये सब बच्चों मैं पेज नंबर 21 में मैं पढ़ रही थी, अब देख लीजिए। और स्वर संधि के जो उदाहरण हैं सदैव, गिरीश, नयन, महोत्सव इत्यादि, ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं वागीश, जगन्नाथ, षडदर्शन, महोत्सव और सदाचार। बच्चों ये सब स्वर संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इसी में प्रश्न 3 में संधि कैसे विच्छेद करते हैं उसके बारे में अभी मैंने बताया, लेकिन पेज नंबर नहीं खोले थे। अब और एक बार मैं समझाऊंगी आपको। तल्लीन, इस शब्द को कैसे विच्छेद करेंगे, कैसे संधि बनाएंगे देखेंगे। तत् प्लस लीन तल्लीन। उसी तरह चिदानंद, चित प्लस आनंद चिदानंद। दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर। सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। सदगति, सत प्लस गति सदगति। उसी तरह व्यंजन संधि के ऊपर देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे सत प्लस आचार। देखो जब विग्रह करके देते हैं तो कैसे शब्द बनाना है, संधि को कैसे शब्द बनाना देखेंगे। सत प्लस आचार सदाचार। वाग प्लस ईश वागीश। वाग प्लस मई वाग्मयी। षट प्लस दर्शन षड दर्शन। बच्चों यहाँ तक आपके अभ्यास पुस्तिका या वर्क बुक की पूरी प्रश्नोत्तर व्याकरण अंश को हमने पुनर्मनन में आपको एक बार पढ़कर आपको समझाया है। और आप अपने कक्षा परीक्षा के लिए इस वर्कबुक के सारे प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। कल आपको कक्षा परीक्षा लिया जाता है, पार्ट 3 का कक्षा परीक्षा होगा बच्चों। अच्छी तरह से परीक्षा के लिए अभ्यास कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।